हेलो, नमस्कार, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आपने नेपोलियन हिल का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर यह बहुत ही एक फेमस किताब है। अब इनका कोट देखते हैं। सक्सेसफुल मैन become successful only because they acquire the habit of thinking in terms of success। अब इसको एक एक जो चीजें हैं ना इसमें लिखी गई हैं उसको अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये, वरना मैं इतना समय जो है वो इस कोट पर नहीं देता। सक्सेसफुल मैन, जो लोग सफल हो जाते हैं, राइट, वो सफल इसलिए होते हैं ओनली बिकॉज एक ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो सफल होते हैं, और इसके पीछे ये चीज़ है कि वो एक आदत बनाते हैं और ये आदत जो है वो एक्वायर करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो जब पैदा हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था उस समय पर तब से उनकी ये आदत रही है कि वो अपने आप को सक्सेस, या फिर आप मीन्स बहुत ही, इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड, राइट। बहुत ही प्रिसाइसली अगर बात करूं तो ये हैबिट जो है इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड। हो सकती है किसी लोगों में, और जिनको हैं उनको मीन्स दे आर वेरी लकी कि उनके पास ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन जिनके पास ये गॉड गिफ्ट नहीं है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ए हैबिट दैट यू एंड आई, ऑल ऑफ अस कैन एक्वायर। हैबिट की सबसे अच्छी बात जो है वो ये होती है कि हैबिट जो है इसको हम बदल सकते हैं, और कोई आकर नहीं चेंज करेगा, हम बदल सकते हैं, राइट। वी कैन चेंज आवर ओन हैबिट। आई कैन चेंज माई ओन हैबिट। जो भी मेरी गंदी हैबिट है, ये हैबिट को चेंज करने की क्षमता जो है वो मेरे अंदर ही होती है। सो दिस इज द गुड थिंग अबाउट इट। सो एक्वायर द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। अब आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर है इसको ऑब्जर्व कीजिए। नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि जो लोग सफल हो गए ना, वो अपने आप को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपने आप को ऑलरेडी एक सक्सेसफुल व्यक्ति मानते हैं, राइट। जब ये चीज़ डीप डाउन इन द कोर आप स्टार्ट कर दें अपने आप को, स्टार्टिंग में मीन्स भले ही इतनी सारी असफलताएं क्यों ना मिली हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं कि नहीं, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेसफुल, राइट। इट्स नॉट लाइक आई विल बी सक्सेसफुल, नहीं, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू इट, आई हैव डन इट। मैं बहुत सारे जीवन के प्रॉब्लम्स में से गुजर कर यहाँ पर पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, राइट। आई हैव गोन थ्रू, आई हैव सीन अ लॉट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू सी इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं मान सकता। आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ए क्वीन, आई एम ए किंग, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे ये जो पुरानी आदत है अपने आप को वीक समझने की, वो धीरे धीरे चली जाएगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, और धीरे धीरे करके करके आपको देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता, एक नई स्टाइल, आपकी खुद की स्टाइल जो है वो उसमें आ जाएगी। आज डेफिनेटली हमने ये जो कोट है उस पर थोड़ा वक्त दिया, लेकिन कोट भी इंपॉर्टेंट था, इज़न्ट इट। 19 सितंबर 2023 है आज। दोस्तों, हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुखोई फ्रॉम रशिया से। इसकी टैगलाइन भी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेटेजिक नीड्स डिटरमाइन इंडियाज पॉलिसी। बहुत सारे लोग अब यह कहते हैं कि भारत जो है वो यूएसए का एक प्रकार का पपेट बन चुका है, या फिर यूएसए का आप कह सकते हैं डिप्यूटी बन चुका है। कोई लोग ये कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पर यूएसए के शैडो पर चल रहा है हमारा देश भारत। लेकिन दिस इज नॉट रियलिटी। दिस इज बेसिकली एक प्रकार का इल्ज़ाम लगाना, या फिर एक छोटी सोच रखना, या फिर डिप्लोमेसी के बारे में उतनी गहराई से चीज़ों को ना समझना। वही लोग जो हैं वो ऐसी मान्यता मीन्स ऐसी बातें जो हैं वो करेंगे और ऐसी बातों को फैलाएंगे। जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जब इस प्रकार के ऑर्डर्स भारत देता है कि भाई हमें 12 नए सुखोइस चाहिए, हमने फ्रांस से ऑलरेडी रफाल खरीदे हैं, इज़न्ट इट। अब देखिए, हर एक फाइटर जेट जो है उसकी एक अलग यूटिलिटी होती है। आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में, मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग टेक्निकलिटी हियर, वी आर टॉकिंग डिप्लोमेसी हियर। तो फ्रांस से हमने रफाल खरीदे,
यूएसए जो है उनसे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट, जीई प्लस HAL मिलकर क्या करने वाले हैं। मैंने बार बार ये चीज़ बताई है, दैट इज जेट इंजन को लेकर जो टेक्नोलॉजी है वो यहां पर ट्रांसफर की जाएगी। दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। कौन कौन से है ये देश, कमेंट कीजिए, मीन्स कमेंट सेक्शन में ये आंसर जो है, मीन्स क्वेश्चन पूछा है आपको, इसका जवाब आपको रिसर्च करके बताना है। चाइना जो है उसको काउंट नहीं कर सकते, चाइना ने जो इंजन बनाया है वो रशिया के इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। तो 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब भारत जो है उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने कोशिश की, हम फेल रहे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है फाइटर जेट के इंजन को बनाना। लेकिन ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और हल के बीच में, या फिर अमेरिका और इंडिया के बीच में जो डील हुई है, इस डील में ये होगा कि ये जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे देश में ट्रांसफ़र की जाएगी और फिर ये इंजन जो है इसका प्रोडक्शन हमारे देश भारत में होगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट डील, मीन्स अब ये इस डील के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है वो समझने के लिए, डिप्लोमेसी को समझने के लिए ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि यूएसए एक ऐसा देश है जो अपनी जेट इंजन वाली टेक्नोलॉजी इजीली किसी भी देश को नहीं देगा, और यहां पर वो भारत को यह टेक्नोलॉजी दे रहा है। दैट इटसेल्फ मीन्स कि भारत पर एक भरोसा है और भारत ने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर प्लेस किया है कि यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे इतनी नज़दीक भी हैं और उतनी दूर भी नहीं है और उतनी नज़दीक भी नहीं है। मतलब समझे आप, यहाँ पर जो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, या फिर जो अगर हम कहें नॉट टू फार नॉट टू क्लोज, तो यहाँ पर यूएसए, रशिया, कुछ दूसरे देशों के नाम ऐड कर दूं, इजराइल हैं, ईरान हैं, सऊदी अरेबिया, राइट, एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग देश जो हैं, लगता है कि यूएसए से हम बहुत नज़दीक है या फिर फ्रांस से बहुत नज़दीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट, हमारी जो नीड्स हैं वो हमारी पॉलिसी को डिटरमाइन करती है, सिंपल इज़ दैट। तो अगर आप ये जो बात है, ये एक लाइन जो है, स्ट्रेटेजिक नीड्स डिटरमाइन इंडियाज पॉलिसी, अगर इस एक लाइन को आप समझ ले, अभी जो हमने डिस्कशन की ना, ये इतनी लंबी बातें मैंने जो आपको बताई हैं, लंबी तो नहीं कह सकता, कुछ लोगों के लिए शायद लंबी होगी, बट इट इज़ नॉट लंबी, इट इज़ प्रिसाइज बातें, राइट। इतनी चीज़ें डिस्कस जब होती हैं तभी जाकर आपको ये लाइन जो है वो समझ में आएगी कि इसकी डेप्थ जो है वो क्या है, और इसको ही तो रीड बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। और ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे भी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, राइट। आज से अगर 1 दशक पहले चला जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं पता थी, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन की और पता ही नहीं चला कि अब गहराई जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अंत आ चुका है। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे, इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी। ये एटीट्यूड जो है ये स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेटेजिक नीड्स डिटरमाइन इंडियाज पॉलिसी, इससे हमें यह पता चलता है कि भारत जो है वो किसी एक देश के प्रति झुका हुआ नहीं है, राइट। इट ऑल डिपेंड्स, राइट। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट आवर इंडियाज इंटरेस्ट। ये बॉटम लाइन है डिप्लोमेसी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी परमानेंट देश हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भी परमानेंट हमारा फ्रेंड नहीं है। एक समय था जब यूएसए हमारा दुश्मन था, एक वक्त था जब चाइना जो है उनके साथ हमारी अच्छी बनती थी। एक वक्त ऐसा आ चुका है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब है। एक वक्त था जब इज़राइल और ईरान जो है वो, मीन्स इज़राइल और सऊदी अरेबिया, इज़राइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। आज उनके बीच में अब्राहम एकॉर्ड्स हुए हैं और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं। तो डिप्लोमेसी में हमेशा यही चीज़ देखी जाती है कि अपना जो देश है ना, हमारा जो देश है, उसका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं। अगर है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो भारत ने 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स जो हैं उनको ख़रीदने का ऑर्डर दिया है, और ये चीज़ क्लियरली बताता है कि हम सिर्फ वेस्टर्न देशों पर रिलायंट रहना नहीं चाहते हैं। हम हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ जो हल वाली बात मैंने आपको बताई,
जीई वाली बात मैंने आपको बताई, तो उसमें यही है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है धीरे धीरे। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी दिशा में। दिशा तो सही है लेकिन स्पीड भी अब काफ़ी अच्छी है। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन एट अ राइट स्पीड, टू बी ऑनेस्ट। तो भारत ने ये प्रायोरिटी रखी है कि जितने भी ऑर्डर्स हम देंगे, जितनी भी नई चीज़ें खरीदेंगे, जहां जहां पर पॉसिबल है वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे देश भारत में ही होगा। और ये जो सुखोई 30 MKIs है ना, तो 222 लाइसेंस बिल्ड सुखोई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हल नहीं बनाए हैं, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र रशिया ने नहीं की थी। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होगी। ये 12 नए प्लेन्स हमने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि कुछ प्लेन्स जो हैं वो क्रैश में टूट गए थे, इसलिए उनका जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए हमने नए प्लेन्स जो हैं उनको ऑर्डर दिया है। भारत जो है वो अपने इंपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इसी के साथ साथ किसी एक देश पर कंप्लीट निर्भरता भी नहीं रखना चाहता। और इसी के साथ चाइना और भारत के बीच में जो भी गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप, उस गैप को भी नैरो करना चाहता है, उस गैप को भी ख़त्म करना चाहता है। यूएसए के साथ रिलेशंस जो हैं वो अलग लेवल के हो चुके हैं। जी वाली बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई, राइट। जी हल के बीच में इटसेल्फ इज़ अ बिग डील और एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम बहुत सारे ड्रोन्स और चीज़ें उनसे खरीद रहे हैं और वीडियोस भी काफ़ी मैंने बनाए हैं इस चीज़ पर, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो। वरना रेगुलर स्टूडेंट्स को तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता है, राइट, कि नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए अलग अलग ड्रोन्स जो हैं वो हम यूएसए से खरीद रहे हैं। ये S-400 सिस्टम जब हमने खरीदने की बात बताई, ये रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही अच्छी सिस्टम है, ये रशियन सिस्टम है। तो जब हमने ये खरीदने की बात बताई तो यूएसए ने कहा था कि भाई इस पर हमने कादसा लगाया है। कादसा इज ए लॉ, राइट, एक कानून है यूएसए का, और काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट इसका नाम है, कादसा का। तो भारत अगर S-400 खरीदता है तो भारत पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, राइट। लेकिन भारत ने ये वेवर लिया है, एक इसमें से एग्जेम्पशन जो है वो भारत ने लिया है। दिस इटसेल्फ मीन्स कि यूएसए जो है वो भी मानता है कि भारत को कुछ चीज़ें जो है वो दूसरे देशों से भी खरीदनी पड़ेगी और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन करके चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ग्लोबल स्टेचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होता जा रहा है, हमारा वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है। और रही बात डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, तो इसने भी एक अप्रूवल दे दिया है। हमारे देश की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी व्हेन इट कम्स टू परचेसिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहा है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो लोकल कंपनीज से खरीदेंगे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, राइट। अगर सरकार आपको करोड़ों के ऑर्डर अभी से दे रही है डिफेंस के प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे, जस्ट इमेजिन के कितनी सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं उनको ऑर्डर मिलेंगे। मैं लेट मी टेल यू, मेरे एक रिश्तेदार हैं, राइट, दूर के जो रिश्तेदार, इतने दूर के नहीं हैं लेकिन रिश्तेदार हैं, राइट। सो ही इज़ माई अंकल, रिश्ते में तो वो मेरे चाचा लगते हैं। तो वो जो चाचा है उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है राजकोट में। राजकोट इज़ फेमस फॉर फैक्ट्रीज, राइट। बहुत सारे टूल्स, पार्ट्स बनाने की फैक्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में सामान भेजा जाता है। तो उनकी जो मीन्स कंपनी है ना, उनकी फैक्ट्री, वो अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाता है और इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बनाती है वो कंपनी। एंड इट्स अ ह्यूज, मीन्स अभी भी वो कंपनी, मीन्स अभी जो इसरो के कुछ पार्ट्स भी उन्होंने बनाए थे, ये आईएसओ इन द जो गांव का वो ग्रुप होता है ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें आई थी। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल के ये जो मीन्स इस प्रकार की कंपनीज होती है ना, उनको जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो कितनी बड़ी कंपनी बन जाती है, राइट। और कितनी सारी जॉब्स जनरेट होती हैं। उनकी फैक्ट्री आप देखेंगे, इट्स अ ह्यूज वन। और अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज को ऑर्डर जो है वो हमारी सरकार से मिलेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी गुड थिंग फॉर आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री और पूरी इकोसिस्टम जो है वो इससे डेवलप होगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दिस वन, राइट। एक दो टॉपिक्स जो हैं वो पार्लियामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, न्यू हाउस फॉर एमपीज। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, आई एम श्योर यू नो कि ये हमारी नई पार्लियामेंट का सदन है। और जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ सपने लेकर जाते हैं, राइट। नए घर में जब कदम रखते हैं तो हम कुछ सपने लेकर जाते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं हमारी, और कुछ नए रूल्स भी लेकर हम जाते हैं। जो पुराने घर में कुछ ऐसी चीज़ें करते थे तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग, राइट। ऐसी
मीन्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट। ये फिर नेशनल लेवल पर भी होता है और हमारे जैसे घरों, छोटे घरों में भी ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, राइट, हमारे जो एमपीज हैं, अगर वो नए घर में कदम रख रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो डिसेंट हैं और डिबेट हैं, ये दो चीज़ें जो हैं उसकी वैल्यू को हमें मेंटेन करना है और इसकी वैल्यू को और ज़्यादा एनहेंस करके हमें इस नए घर में कदम रखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ हमारे बिहेवियर में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यही हैं। और कल हमने इस विषय पर बात भी की थी, इज़न्ट इट? मैंने आपको बताया था कि घर अच्छा हो, दैट्स मीन्स इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका घर जो है वो बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, फैसिलिटी है सारी, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छे घर के अंदर अच्छे लोग भी होने चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारे पार्लियामेंट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है, राइट। कुछ गंदे लोग भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, रेप के केसेस, मर्डर, एब्डक्शन, राइट। तो ऐसे लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकते। एक और चीज़ मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि एजुकेशन अच्छी डिग्री वाला, इट्स मीन्स टू बी ऑनेस्ट दैट्स मीन्स रियलिटी, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एजुकेशन थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एजुकेशन है तो अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन की डिग्री जो है वो तय नहीं करती है। एक इंसान जो है ना वो अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी है तो भले ही वो 10वीं पास हो, दैट विल डू, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमेशा जब इंटेलिजेंस और सेंसिबिलिटी की बात आए तो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ सेंसिबिलिटी को, राइट। एक समझदार व्यक्ति जो है, समझदारी जो है वो हर जगह पर काम आएगी आपको। इंटेलिजेंस जो है वो शायद हर जगह पर काम ना आए, दिस इज़ अ रियलिटी, सोचिएगा इसके बारे में। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है, तो उसमें पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसमें एमपीज़ को एड्रेस किया। अब हमारे जो एमपीज़ हैं वो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले हैं और इसीलिए मैंने कहा कि एक नई फ्रेश स्टार्ट करने का मौका है और इसी के साथ एक ऑनेस्ट असेसमेंट करने का भी मौका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस करते हुए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात बताई और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही इतने सारे डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग लोगों के बीच में, जो एमपीज़ हैं उनके बीच में एक परिवार भाव भी है कि हम सारे के सारे लोग जो हैं वो भारत के परिवार के ही लोग यहाँ पर हैं। ये अच्छी बातें हैं, राइट। और उन्होंने कुछ पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया ना, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बताई कि भाई इतने सालों के अंदर, सिर्फ उनकी टर्म की बात नहीं है, जब से हमारी ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट के बारे में बताई। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं और इसी के साथ जो हमें आर्टिकल्स में भी पढ़ने को मिलती है वो ये है कि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कड़वाहट जो है वो एक हद से ज़्यादा होने लगी है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। देखिए, एक देश के अंदर मल्टीपल पार्टीज़ हैं तो वो इसीलिए हैं क्योंकि अलग अलग विचारधारा हैं और ऐसा ही डेमोक्रेसी में होना चाहिए और हमारे देश में तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, राइट। जब राजाशाही थी तो उस समय पर भी ऐसा था कि एक राज्य के अंदर भी अलग अलग जो मंत्री थे तो उनके अलग अलग, उस समय पर चलो राजा एक थे लेकिन अलग अलग विचार जो हैं उनको हमेशा सुनने का, मीन्स हम देखते हैं ना ये प्रक्रिया होती थी कि डिस्कशंस चलती थी और फिर अगर वो दरबार में बैठे हुए ये तय होता है कि चलो ये बात सही है और ये गलत है, तो ऐसा नहीं है कि जिसने वो बात बताई थी उसका डिसीजन, मीन्स उसको माना गया कि ये गलत बात है तो फिर वो हमेशा फिर नेगेटिविटी से ही सोचेगा, ऐसा नहीं था, राइट। तो अलग अलग विचार होना, दैट्स ए ओके थिंग, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, राइट। लेकिन कड़वाहट जब पैदा हो जाए, जब जहर पैदा होने लगे, जब एक दूसरे को हम नफरत करने लगे, ये चीज़ जब हो जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और हमारी जो पार्लियामेंट है उसके जो कस्टम्स हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, कई बार हम देखते हैं तोड़ फोड़ की जाती है, कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो शोभा नहीं देती है, ये हमारे एमपीज़ को समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ लोगों का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन करना है। अब लोगों का ट्रस्ट जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर से थोड़ा कमज़ोर हुआ है, थोड़ा वीक हुआ है, चिंतित हैं लोग, क्योंकि
डिस्कशंस और डिबेट्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है उस पर डिस्कशन ही नहीं हुई, तो ये रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पूरा जो ये फार्म लॉ बिल्स हुआ था ना, जो फार्म लॉ बिल्स जो आए थे, बहुत लोगों ने मुझे उस समय पर पूछा था कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों किसानों को प्रॉब्लम है, सरकार कह रही है कि ये बिल्स अच्छे हैं तो किसान क्यों झगड़ा कर रहे हैं। पता है उसमें मेन इश्यू क्या था? फार्म लॉ बिल्स में इश्यू है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें इनमें इश्यू है या नहीं है इसके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि इस पर विस्तार से चर्चा ही नहीं हुई थी। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप इम्पोर्टेंट बिल्स पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये बिल आप लेकर क्यों आ रहे हैं। और ये धीरे धीरे करके डिस्कशंस कम होती गई, इसकी वजह से अब लोगों को एक्ट मीन्स स्टूडेंट्स में ही देखिए आप, कोई नई एक्ट आती है तो कहते हैं मीन्स मीम्स बन जाते हैं कि अब यूपीएससी वालों को और ज़्यादा एक्ट्स याद करनी पड़ेगी। मीन्स एक्ट याद करने की क्यों ज़रूरत है? एक्ट्स हमें समझ में आनी चाहिए, और समझ में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि डिस्कशंस और डिबेट्स नहीं हो रही है। समझे आप? दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उनको रिस्पेक्ट करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई ये चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एज ए कंट्री एज ए कल्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। सिटीजन्स को बेटर गवर्नेंस और बेटर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और डिस्कशन जो है वो होनी ही चाहिए। अब महिलाओं का रिजर्वेशन बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज इट इज़ इन सेशन, और महिलाओं को ज़्यादा स्पेस मिलेगी ऑफ कोर्स, राइट। एक फिक्स सीट्स जो हैं वो महिलाओं को मिलेगी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन याद रखिए, वॉइस नॉट जस्ट प्रेजेंस इज़ वाइटल। समझे आप कि महिलाएं अगर वहाँ पर बैठी हुई हैं तो सिर्फ वहाँ पर बैठी हुई हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर वहाँ पर बैठे बैठे वो अपने पॉइंट्स रख पा रही हैं, उनको मौका मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, और इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी करने की ज़रूरत है। कल हमने क्या बात की थी? कहा था ना ये जो डिसेंट वाले लॉज हैं उनमें बदलाव करने की ज़रूरत है कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं क्या सारे एमपीज जो हैं वो अपने अपने पॉइंट्स रख सकें। ये कि ऐसे सिस्टम जो है वो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। सब्सटेंस शुड आउटवे ऑप्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि विजिबली बहुत ही अच्छी लगे चीज़ें तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही बहुत अच्छी है। रियलिटी में जेन्युइनली वो चीज़ें जो है वो काम करनी चाहिए, तब जाकर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब जाकर एक बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। राइट डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो है ना, ये चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। हिडन टर्मोइल, अनसर्टेनिटी इज राइजिंग इन चाइना। चाइना का जो फ्यूचर है, दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, एक तो पॉलिटिकली और दूसरा है इकोनॉमिकली। ये काफ़ी अनसर्टेन नज़र आ रहा है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शेंगफू जो हैं उनको अचानक से हटाया गया, और इससे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको हटाया गया, राइट। वो गायब हो गए, फिर उनको हटाया गया, फिर ली शेंगफू जो हैं वो गायब हो गए और उनको हटाया गया। तो ये क्लियरली दिखाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसमें एक लेवल की टॉप लेवल पर इंस्टेबिलिटी क्लियरली नज़र आती है। इसके साथ ये हो गई पॉलिटिकल बातें। अब इकोनॉमी का एग्जांपल दूं तो रियल एस्टेट जो है चाइना का वो क्रिपल हो रहा है, यानी कि वो गिर रहा है। और चाइना की जो जीडीपी है उसमें 30% जितना पोर्शन जो है वो रियल एस्टेट का है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर रियल एस्टेट नीचे गिरेगा तो चाइना की इकोनॉमी पर, और चाइना की इकोनॉमी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है तो इस पर भी हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। चाइना में क्या हुआ था कि जब ग्लोबल स्लोडाउन हुआ ना, उस समय पर चाइना की सरकार ने पैसे इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और नए सिटीज़, नए बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया, एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें तो सरकार बनाने लगी, जॉब्स जनरेट हुई और थोड़ा समय जो है वो संभाल लिया। लेकिन आज चाइना में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पूरे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो खाली हैं। इट्स जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा, राइट। बुर्ज खलीफा जो है दुबई में, इट्स नियरली एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं है। इट्स ए वेरी टॉल बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है क्रिएट करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नियरली एम्प्टी। तो रियल एस्टेट जो है वो डाउन जाएगा, और 30% जितना अगर इसका लायंस शेयर है तो यू कैन इमेजिन कि जो वहाँ के लोग हैं, चाइना के लोगों ने रियल एस्टेट में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए। अब इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो भी उनको नुकसान होगा।
तो ये एक रिस्क है, और नुकसान होगा तो फिर वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो चाइना की इकोनॉमी ट्रबल में है फॉर श्योर। ये भी कहा जाता है कि अगस्त महीने में चाइना में से $42 बिलियन जो है वो आउटफ्लो हुआ है। जो इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो वापस उन्होंने खींच लिया, $42 बिलियन। और ये 2016 के टर्मोइल से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा चंक जो है वो चाइना के बाहर गया है। चाइना की करेंसी जो है वो भी डाउन हुई है। एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो है वो अभी चाइना की है। और कहा जाता है कि G20 की समिट को अटेंड इसीलिए शी जिनपिंग साहब ने नहीं किया क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारे टर्बुलेंस हमें नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पर तो ये भी नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकली भी काफ़ी सारी इंस्टेबिलिटी है। और जनरली क्या होता है कि जब भी चाइना में कोई मंत्री या फिर कोई इस लेवल के मिनिस्टर जो हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी का व्यक्ति है तो वो गायब हो जाता है। पहले तो उनकी पैटर्न है कि वो गायब हो जाएगा, राइट। गायब होने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो दिखेंगे और फिर न्यूज़ में आएगा कि अब उनको हटाया गया है। और फिर कहा जाता है कि एंटी करप्शन कैंपेन्स चल रहे हैं। ये एंटी करप्शन कैंपेन कुछ नहीं है, CCP जो है वो भी धड़ाधड़ करप्शन कर रही है। चाइना में करप्शन जो है वो टॉप लेवल का है। उसमें ऐसा होता है कि बॉटम लेवल पर आपको किसी को पैसा नहीं देने पड़ते। हमारे यहाँ पर कैसा होता है कि बॉटम लेवल पर दोगे तो धीरे धीरे करके ऊपर तक पैसे जाएंगे। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली आप ऊपर को पैसा दे दीजिए ऊपर लेवल पर, यहाँ पर सीधे ऑर्डर्स ही आएंगे कि भाई ये काम करना है। समझे आप, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो कहा जाता है कि ये तो एंटी करप्शन कैंपेन है। एंटी करप्शन कुछ नहीं है, ये अंदर की पॉलिटिकल बैटल्स है और उनको छुपाने के लिए ये एंटी करप्शन नाम यूज़ किया जाता है। दिस इटसेल्फ मीन्स कि CCP में भले ये मीन्स दूर से ऐसा लगे कि सारी चीज़ें शी जिनपिंग के कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज जो उनकी पार्टी में चलते रहते हैं, राइट। दैट्स बेसिकली दिस हिडन टर्मोइल वाला आर्टिकल। दैट्स डन। नाउ लेट्स जंप ऑन टू पार्लियामेंट वाला ये आर्टिकल देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इन पार्लियामेंट ईजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, राइट। टीवी, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी अलग अलग स्क्रीन्स, कंप्यूटर ऑफ कोर्स, लैपटॉप ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें आ गई। तो जितनी भी जहाँ पर भी स्क्रीन है वो सारी चीज़ें आप पकड़ लीजिए, राइट। मैं यहाँ पर कहूँगा टीवी, अगर कहूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आज इस पर्टिकुलर चीज़ में टेक्नोलॉजी इन पार्लियामेंट वाले टॉपिक में लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट, खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तो देखते ही देखते हैं, राइट। कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं जब वो तैयारी की शुरुआत करते हैं। और फिर बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशंस भी आते हैं कि लोकसभा टीवी देखिए, राज्यसभा टीवी देखिए, DD न्यूज़ देखिए, और ये सारे सजेशंस भी सही हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा दिन आप फिर यही देखते रहिए, राइट। आपको कुछ ऐसे सिलेक्टिव प्रोग्राम्स जो है वो देखने चाहिए, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर वक्त मिलता है तो, लेकिन है इंपॉर्टेंट। एनीवेज, ये टीवीज़ जो है ना, ये हमारे टीवी या फिर ये स्क्रीन्स की वजह से ऐसा हुआ है कि खास करके तो टेलीविज़न, जो पुराना ट्रेडिशनल टेलीविज़न है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हम हमारी पार्लियामेंट के लाइव सेशंस को देख पाए। और अब तो ऐसा हो चुका है कि ये लाइव ही होते हैं, राइट। जब भी सेशन में होता है तब लाइव आप देख सकते हैं उसको, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। हम घर बैठे बैठे आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आप मीन्स लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री, राइट। अगर आप समझिए एक बात को, मैंने वो कहा ना कि राजाओं के दरबार की मैंने बात बताई। उस समय पर ऐसा था, सिलेक्टेड लोग ही उसमें जा सकते थे, राइट। उस समय पर टेक्नोलॉजी इस प्रकार की खास नहीं थी। वो बात अलग है कि संजय के पास वो भागवत गीता जहाँ से स्टार्ट होती है, संजय जो है धृतराष्ट्र को कहते हैं, वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। मैं नॉर्मल दरबारों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आम जनता जो है उनको पता नहीं रहता था। जब जो भी मेंबर्स थे दरबार के उनको ही पता रहता था। लेकिन अब देखिए कितना बड़ा बदलाव कि हम सब मीन्स हमारे देश में जब से मीन्स आप पार्लियामेंट में जा भी सकते हैं, डिबेट को सुन भी सकते हैं, वहाँ पर ऊपर में पूरे चेंबर्स हैं, वहाँ पर बैठकर आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये चीज़ें फैसिलिटी हैं, लेकिन आप हर रोज़ तो नहीं जा पाएंगे ना। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी चीज़ कर दी है कि हम घर बैठे बैठे चीज़ों को कहीं से भी हम देख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम हमारे MPs और देश में क्या चल रहा है इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो वाजपेयी साहब की स्पीच हो, फिर UPA का जो नोट्स फॉर वोट आया था, फिर हमारी पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ, विच इज़ वेरी सैड थिंग इज इट, और GST पास किया गया, ये सारे अलग अलग माइलस्टोन्स जो हैं अच्छे बुरे, ये सारे हमने टीवी के माध्यम से देखे। और अब चीज़ें जो है वो डिजिटल होती जा रही हैं, डिजिटल आर्काइव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम के व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रोबोटिक कैमराज, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होने लगा है।
और ऑन डिमांड वीडियो क्लिप्स आ जाएगी। आपको कोई भी चीज़ देखनी है आप यूट्यूब पे डालिए, आपको पार्लियामेंट की चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। और इस पर सरकार भी काम कर रही है कि सारी जो जितना कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो हम सरकार जो है वो अवेलेबल करवाने वाली है। तो पार्लियामेंट जो है ये और ज़्यादा स्मार्टफोन फ्रेंडली बनती जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो अब लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने में किया जाएगा। कि कोई तमिलनाडु के लेट्स से एमपी है और वो तमिल भाषा में कोई बात कर रहे हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आती है तमिल, तो क्या करें? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब ऐसी चीज़ें होगी कि ऑन द स्पॉट वो चीज़ें जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाएगी। अब धीरे धीरे उस दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट दैट प्रिसाइज, राइट, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट जो है वो आ रहा है। तो जैसे हम देखते हैं ना नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो में कुछ ऐसी सीरीज़ होती है, तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं कि आप एक ही इंग्लिश में, हिंदी में और तमिल एक्सेट्रा लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं। कोई फॉरेन के कंटेंट होता है तो उसमें आप डेनिश भाषा में देख सकते हैं, फ्रेंच में देख सकते हैं, जर्मन में देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब ऑप्शंस आएंगे कि आप लाइव पार्लियामेंट चल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अगर मीन्स आप किसी भी लैंग्वेज में उसको सुनना चाहें तो आपके पास ऑप्शन रहेगा और आप उस ऑप्शन से अपनी लोकल लैंग्वेज में सुन पाए। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका पेनिट्रेशन मीन्स अभी तक ये स्क्रीन तक था, अब देखिए स्क्रीन से अब हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन आ जाएगा इसका। एक एक गांव का व्यक्ति जो है वो समझ पाएगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। अब व्हाट वी नीड इज मोर डिबेट एंड मोर डिस्कशन, राइट, दिस इज द थिंग। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी जो है ये और बूस्ट होगी, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़, ये नई टेक्नोलॉजी, इग्नोर दिस, ये क्या नोटिफिकेशन आया है, इग्नोर इट। एनोटेशन के बारे में, ये जो पेन से मैं लाइंस बनाता हूँ कि आपको ये रखने हैं नहीं रखने हैं, इसके बारे में है ये, बट इग्नोर इट। तो दिस इज़ द थिंग, राइट, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बूस्ट होगी, राइट, मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट होगी। टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग दिस पॉसिबल, राइट। सोचिए आप पूरा ट्रांजिशन देखिए, एक समय पर जा नहीं सकते थे, अब आप जा सकते हैं, जाने लगे तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बेटर होती गई। लाइव टीवी सेशंस आ गए, अब स्मार्टफोन्स और इसका ज़माना है, तो अब एआई के माध्यम से चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा डीप तक जाएगी, डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा डीप और वाइड होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। G20 वाला आर्टिकल अब बाकी है, तो चलो इसको देख लेते हैं। G20 समिट टुवर्ड्स ए जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, challenges remain and the road ahead is not free of headwinds but a strong push has been made। बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। G20 की समिट जो है इसको जनरली सक्सेसफुल माना जाता है और G20 के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत की और आने वाले समय में भी बातचीत होगी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, राइट। अब G20 की जो मीटिंग हमारे देश में हुई, तो इसमें एक डिप्लोमेटिक सक्सेस जो है वो डेफिनेटली भारत को मिला है और भारत ने ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज़ हैं उनको ग्लोबल लेवल पर रखा। और अब इंडोनेशिया इससे पहले प्रेसिडेंट था, फिर भारत प्रेसिडेंट हैं और फिर ब्राज़ील बनेगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो कंटिन्यूसली 4 ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, चेयर कंट्री बनेंगे, तो इससे ग्लोबल साउथ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। और जब देश आज़ाद हुआ या फिर डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई 1950s के आसपास, 40s से लेकर 50s को आप देखेंगे, 60s, तो यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन जो है वो काफ़ी सारे देश जो हैं वो कॉलोनीज से आज़ाद होने लगे। तो बांदुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1955 में, जवाहरलाल नेहरू साहब उस समय पर गए थे। इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलकर ये नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की। तब से एक स्वतंत्रता की बात जो है वो चल रही है, राइट। और ग्लोबल नॉर्थ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी एक हेजीमोनी रही है, एक प्रकार की उनकी दादागिरी रही है। वो जो करवाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो हमेशा से वैसे ही हुआ है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही है। अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने यूरोपियन यूनियन जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही अफ्रीकन यूनियन है, ऐसा बता दिया है। अब अफ्रीका के लोग जो हैं वो भी दुनिया को किस दिशा में ले जाना है उसमें अपने विचार, अपने वोट दे पाएंगे, अपनी बात जो है वो रख पाएंगे, तो दुनिया जो है वो और ज़्यादा इक्वल और ज़्यादा जस्ट होगी। G20 में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं G20 के डिक्लेरेशन में। एक तो क्लाइमेट जस्टिस, डेट रिस्ट्रक्चरिंग नीड, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम
क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें तो हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली जो डेवलप देश है G7 के देश, उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो अब पैसों को लेकर जो इश्यूज चल रहा है, और मैंने ये चीज़ 2-3 दिन पहले भी समझाई थी, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बट यू नो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर इनका क्या रवैया है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो डेवलपिंग देश है वो कह रहे हैं कि डेट कैंसिल कर दीजिए, जो पैसे हमें डेवलप्ड देश को देने हैं, जो लोन्स ली है एक्सेट्रा। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो कहता है कि ग्लोबल डेट जो है, इसकी वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो ये माफ़ कर देना चाहिए, राइट। एक बार पैसे भूल जाइए, आप बैड डेट में लिख दीजिए, फिर से एक नई शुरुआत हम करते हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है ये दिल्ली डिक्लेरेशन, और इसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि अगर 50% पॉपुलेशन जो है दुनिया की, रफली स्पीकिंग 50%, अगर उनके वो अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर नहीं है, सिंपल इज़ दैट। और इसी के साथ ये भी कहा है कि ये जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, तो इसको भी, उसमें भी एक बैलेंस लेकर सारे देशों को चलने की ज़रूरत है, और इसमें एक सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बहुत सारे हेडविंड्स होंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, लेकिन एक बात रख दी है भारत ने, और अब डेवलपिंग देश जो है वो इसके चेयरमैन बनने वाले हैं, तो होपफुली ये सारे एजेंडाज जो हैं वो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी इसका देखने को होपफुली मिलेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, राइट। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सीरीज़ है इट्स अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू, और करंट अफेयर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी, और ये सीरीज़ देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको देखते जाइए एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन कपल ऑफ वीक्स, राइट। एक दिन में शायद कोई नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी। आपने कभी भी इस प्रकार की वीडियोस नहीं देखे, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं सीरियसली, या फिर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पहले दिन से ही लगेगा कि नहीं बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, लेकिन आपको उस समय पर यह भी लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है। तो इट्स ओके, थोड़ा वक्त लगेगा, आपको हर रोज़ ये देखते रहना है, तब जाकर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। And dear friends, please do share the video with other people, and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.